जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज का ये जो सत्र है इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें। कि आंसर राइटिंग अगर कोई भी विद्यार्थी करने जाता है तो उसको किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको आंसर लिखना है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी प्रकृति को आप समझें कि प्रश्न के अंतर्गत क्या क्या पूछा जा रहा है। और प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास अगर करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि प्रश्न के अंतर्गत कुछ पूछले शब्द होते हैं, राइट। तो पूछले जो शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ और इसका बेहतर उपयोग आपको जाननी होगी। बिना इसके जाने अगर आप आंसर लिखते हैं तो समान तौर पर आंसर के अंतर्गत या प्रश्न के अंतर्गत जो पूछा जाता है उसको आप समझ ही नहीं पाते। और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आप किस तरह से आंसर लिखेंगे। आप को अगर आंसर लिखना है तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे पास क्या होती है कि हमको उस प्रश्न की मूलभूत प्रकृति को समझना है। तो मूलभूत प्रकृति को समझने के लिए हमें पूछले शब्दों को देखना है। तो पूछले शब्दों में कुछ की हम आज चर्चा करेंगे। जैसे झारखंड जेपीएससी में आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन ओवरव्यू, है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट जो है, किसी भी पॉलिसी जो है, किसी भी थ्योरी जो है में एक आपका सिंहावलोकन आपको करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसकी चर्चा करें कि वो किस तरह से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसलिए अगर एन ओवरव्यू अगर जोड़ा जाए प्रश्न में तो आप उसकी सामान्य रूप से चर्चा करेंगे और उस चर्चा के दौरान आप ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किन किन पॉजिटिव चीज़ें उसमें हुई और क्या उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई जिसमें सुधार की ज़रूरत है। तो एक तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि एनालिसिस, है ना। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के जो सांकेतिक मुद्रा की जो नीति है उसका आप एनालिसिस करें। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विश्लेषण। और हिंदी में विश्लेषण जब हम शब्द यूज़ करते हैं तो देखिए एनालिसिस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपसे पूछे प्रश्न के संदर्भ में कि इस पर्टिकुलर प्रश्न का आप एनालिसिस करें, ठीक है। तो एनालिसिस जब आप करने जाएंगे तो कोई भी प्रश्न होता है उसके आंसर राइटिंग में उसके कई डायमेंशन होते हैं। उस डायमेंशन को परत दर परत आपको खोलना है और परत दर परत उसको खोल करके उसको पूरी तरह से स्पष्ट आपको करना है। इसको हम कहते हैं विश्लेषण करना। यानी एक कोई पहलू है, उस पहलू के कई कंपोनेंट है, उसके कई डायमेंशन हैं, राइट। उस डायमेंशन को अगर आप परत दर परत खोल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप विश्लेषण कर रहे हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर शब्द यूज होता है कि सिंथेसिस। चूँकि सिंथेसिस एनालिसिस से बहुत हद तक मिलता जुलता है तो सिंथेसिस भी कहता है कि पर्टिकुलर जो टर्म है या पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसका आप सिंथेसिस करें। तो सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। अब देखिए संश्लेषण विश्लेषण अगर शब्द यूज करता है आपको करने तो आप क्या करते हैं? परत दर परत उसको खोलते हैं। अगर संश्लेषण करने का प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि WTO का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका संश्लेषण करें,
तो संश्लेषण करने का मतलब कि WTO के संदर्भ में जितने भी एग्रीमेंट किए गए हैं उन एग्रीमेंट को इंटीग्रेटेड होल करते हुए और फिर आपको प्रभाव का विवेचना करना है। इसके अलावा कुछ शब्द यूज होते हैं कि ब्रिंग आउट, है ना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कि आप उसको खोलें, है ना। जो कई ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो गंभीर प्रकृति के प्रश्न होते हैं, तो उसके मूल भाव जो होता है उस मूल भाव को आपको स्पष्ट करना होता है, खोलना होता है, ओपन करना होता है। इसलिए जब कभी भी अगर ब्रिंग आउट शब्द का इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब है कि आपको उसके जो बाहरी तौर पर जो चीज़ हम देखते हैं कि उसका मूल भाव क्या है, उस मूल भाव को हम अगर समान तौर पर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आपको स्पष्ट करने की बात की जाती है। इसको हम कहते हैं ब्रिंग आउट। इसके बाद जो है कि कहीं पर आपको टर्म लिखेगा क्लेरिफाई, है ना। क्लेरिफाई का मतलब है कि स्पष्ट करें, है ना। कि झारखंड के जनजातीय आंदोलन जो है उसमें बिरसा मुंडा की जो भूमिका है उसको आपको स्पष्ट करना, तो क्लियर करना है कि बिरसा मुंडा की क्या भूमिका है, राइट। तो इसको क्लेरिफाई कहते हैं। इसके अलावा एक और शब्द यूज किया जाता है क्रिटिकली एनालिसिस। देखिए एनालिसिस हमने यहाँ पर आपको चर्चा किया है, अब हम बात करें क्रिटिकली एनालिसिस। इस क्रिटिकली एनालिसिस का हिंदी होता है आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आलोचनात्मक विश्लेषण करने के संदर्भ में कई प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो आप पाएंगे कि इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो आलोचनात्मक का यहाँ क्या मतलब है, जैसे कि हमने विश्लेषण में तो कहा कि आप परत दर परत ओपन कर दिए, लेकिन आलोचनात्मक में क्या होगा कि दो पक्ष होगा, एक सबल पक्ष होगा और एक जो है निर्बल पक्ष होगा। किसी भी डायमेंशन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना है कि आलोचनात्मक जो है तो उसमें उसके सबल पक्ष को हम 30% के करीब सबल पक्ष को स्पष्ट करेंगे और जो निर्बल पक्ष है उसका वेटेज हमको 70% के करीब हमको उसके निर्बल पक्ष को वेटेज देना होगा और उसको हमें स्पष्ट करना होगा पूरी तरह से। जिस तरह से हमने कहा कि विश्लेषण में आपको स्पष्ट करना था, उसी तरह से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो चीज़ है उसके संदर्भ में आपको अपने जो मत है, अपना जो आपका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को आपको स्पष्ट करना है इसके अंतर्गत। इसके अलावा हमने यूज़ करते हैं इसमें समालोचनात्मक विश्लेषण भी होता है, समालोचनात्मक, है ना। देखिए आलोचनात्मक और समालोचनात्मक दोनों एक ही तरह का टर्म आमतौर पर लगता है, लेकिन समालोचनात्मक में फिर सबल और निर्बल पक्ष दोनों के बीच आपको बैलेंस स्थापित करना। बहुत सूक्ष्म बात मैं आपको बता रहा हूँ। आमतौर पर विद्यार्थी मेंस लिखते हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा लिखा था लेकिन मार्क्स नहीं मिला। तो मार्क्स जो मिलता है उसका संबंध है कि प्रश्न के में पूछले जो टर्म यूज़ किए गए हैं उसका रियल मीनिंग आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अगर आपका रियल मीनिंग से संदर्भ नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से रियल मीनिंग को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब होता है कि आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और जब आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो आपको समस्या होगी ही होगी। इसके अलावा क्या होता है कि एक टर्म आता है डिस्क्राइब करें, है ना। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। देखिए वर्णन करना में क्या करना है कि सिंपल आपको जो चीज़ें फैक्ट है, जो आपके पास नॉलेज है, उसको सीक्वेंशियल मैनर में आपको स्पष्ट कर देना है, लिख डालना है, ये वर्णन करना होता है। इसमें एनालिटिकल आपको नहीं होना है,
आपको आराम से उसको जो भी फैक्ट है उस फैक्ट को आपको स्पष्ट करते हुए आपको लिख डालना है। इसके अलावा इसमें डिस्कस भी होता है कि चर्चा करें, है ना। डिस्कस का मतलब है कि चर्चा करें, या क्लियरली डिस्कस भी पूछता है। तो देखिए चर्चा जहां करता है वहां पर फिर विश्लेषण उसमें आ जाता है, यानी जब आप किसी विषय वस्तु की चर्चा करेंगे तो उसके विभिन्न जो डायमेंशन हैं उसको खोलने का प्रयास करेंगे, स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो ये चर्चा करना होता है। और इसके बाद एक और टर्म जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जा रहा है जेपीएससी के एग्जामिनेशन में, कि एग्जामिन, है ना, किसी भी चीज का आप परीक्षण करें, निरीक्षण करें। ये एक टर्म मैंने एनालिसिस के दौरान पाया कि ये टर्म बार बार आपको यूज किया जा रहा है। देखिए एग्जामिन का मतलब, परीक्षण का मतलब क्या होता है कि आप पे जिस भी विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है उसके सारे जो पक्ष हैं उन सारे पक्षों के संदर्भ में आप अपनी व्यू, जो आपने अध्ययन किया है उस अध्ययन के आधार पर आप उसका वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसको कहते हैं एग्जामिन करना, परीक्षण करना। क्योंकि आप भी आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको परीक्षण करेगा। तो एग्जामिनर जब आपके प्रश्न का परीक्षण करेगा तो करेगा क्या? रियल में एग्जामिनर आपके प्रश्नों का परीक्षण करेगा तो देखेगा कि अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो उस प्रश्न क्या आपके पास सही संदर्भ में आपके पास जानकारी है या नहीं है, और सारे डायमेंशन के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है। तो जो टर्म यूज किया गया है उसी टर्म को आपको स्पष्ट करना है परीक्षण करने में। इसके अलावा एक और शब्द यूज किया जाता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, है ना। देखिए किसी भी चीज का मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन करने का मतलब क्या है कि उसके गुण और दोष दोनों के बारे में बात करेंगे, राइट। कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इसमें बैलेंस बना करके बात करेंगे। लेकिन अगर इसी में जोड़ दे कि क्रिटिकली इवैल्यूएट, अगर ये टर्म जोड़ दिया जाता है क्वेश्चन में तो फिर क्वेश्चन के आंसर का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट बदल जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आमतौर पर विद्यार्थी इसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं, और चूंकि आप बहुत ध्यान नहीं देते हैं इसलिए आप पे कंटेंट तो डिलीवर करके आते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि आपको आंसर में आपको मार्क्स बहुत बेहतर नहीं मिला। तो आपको मार्क्स बहुत बेहतर नहीं मिला इस कारण से क्योंकि आपने इन शब्दों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, आपने इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी। जबकि आंसर राइटिंग में क्या होता है कि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप सही संदर्भ में आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसके अलावा एक शब्द आजकल यूज किया जा रहा है झारखंड जेपीएससी में, हाईलाइट, है ना। देखिए हाईलाइट जो पूछा जाता है इसका मतलब होता है प्रकाश डालें। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस पर कहा जा रहा है कि प्रकाश डालें। तो आप किसी चीज़ को देखते हैं, ध्यान ये रखिए, किसी चीज़ को देखते हैं तो प्रकाश डालने में क्या होता है कि उसके सबसे पहले मैक्रो जो एस्पेक्ट है ना, उस एस्पेक्ट को लिखेंगे और फिर माइक्रो की ओर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हाईलाइट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले कौन सा चीज़ दिखेगा? जो बड़ा चीज़ है, जो आराम से विजिबल है। तो प्रश्न में भी यही है कि सबसे बड़े से आप यानी मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल की ओर आपको आनी है और आपको सीक्वेंस को बनाए रखना है। अगर आप सीक्वेंस को बनाए रखते हैं तो फिर आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिलता है। इसके अलावा
हम और भी जो प्रश्न है उसमें आपको पूछले जो टर्म होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि एक पूछा जाता है प्रूफ, है ना, प्रूव इट, है ना, कि इसे साबित करें, सिद्ध करें, है ना। तो साबित करें या सिद्ध करें अगर पूछा जाता है तो उसके लिए आपको तर्क देना पड़ेगा या आपको उसके लिए एकदम फैक्चुअल मटेरियल के आधार पर उसको पूरी तरह से आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये ही है। दूसरा क्या है कि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें विवाद टाइप का होता है, दो चीज़ पूछ देगा एक साथ, पॉजिटिव और निगेटिव भी पूछ देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके संदर्भ में आप अपना मत दें। तो देखिए दो चीज़ जब पूछा जाता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी पूछा जाता है और उसमें अपना मत देने पूछा जाता है, तो कभी कभार विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं कि वो दोनों में अपनी बात रख देते हैं। उस स्थिति में हमको दोनों की बात नहीं करना है, हमें दोनों पक्ष को तो स्पष्ट मतलब लिखना तो है, लेकिन लास्टली पैराग्राफ में आपको जो समर्थन करना है, जिससे भी तर्क को, जिस भी डायमेंशन को आप समर्थन करना चाहें उसी का समर्थन करना, ऐसा नहीं कि दोनों का, है ना, दोनों का समर्थन कीजिएगा तो फिर आप अपना पक्ष क्या रखें, आपको एक ही पक्ष उसमें रखना है। और इस तरह से आज इस डिस्कशन के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण जो पूछल्ले शब्द हैं जो कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने एक तरह से आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया। और ध्यान रखिएगा कि आप इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर आप मेंस के जो सब्जेक्टिव पोर्शन का आंसर है वो सब्जेक्टिव पोर्शन के आंसर को आप सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। धन्यवाद।